हेलो मेरे हिम्मती दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन आपके लिए हॉरर वीडियो लाते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, आज की इस रात में आप सबको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सफर पर जहां अंधेरा और रहस्य आपका पीछा करेंगे। हम बात करेंगे नाइट कैंपिंग की सच्ची, दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियों की। वो पल जब सन्नाटे के बीच जंगल की खामोशी टूटती है और कोई अनदेखी शक्ति आपके चारों ओर घूमने लगती है। तो टॉर्च की रोशनी थाम लीजिए और दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अंधेरे से डरना सिखा देंगी। ये स्टोरी रचना के द्वारा सुनाया जाएगा। चलिए रचना के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम रचना है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो मेरे साथ हुई थी। मैं जानती हूं कि इसे सुनने के बाद आप शायद यकीन न करें, क्योंकि यह किसी फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन मैं खुद गवाह हूं कि वह रात कोई सपना नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था और आज भी मुझे याद है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह घटना तब की है जब मैं हाई स्कूल में थी। मैं स्काउट गाइड का हिस्सा थी और हमारे स्कूल ने 1-2 दिन के ट्रिप का आयोजन किया था। असल में यह ट्रिप सिर्फ पिकनिक नहीं थी, बल्कि हमें जंगल में फैले कचरे की सफाई करनी थी। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच और ऐसी चीजें जो वहां फेंकी गई थी। हम करीब 30 लड़कियां थीं और जिस जगह हमें भेजा गया वह काफी सुनसान और डरावना जंगल था, जिसे लोगों ने कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना रखा था। दिन भर हम कचरे की सफाई करते रहे और दिन ढलते ढलते हमारी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इतना काम करने के बाद हम सभी बहुत थक गए थे। शाम के समय वहां कुछ दूरी पर हमारे लिए टेंट्स लगाए गए थे। हर टेंट में 3-4 लड़कियों का इंतजाम था। हमने अपना खाना खाया और थकान के मारे सभी गहरी नींद में सो गए। रात के करीब 12 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे टेंट के पीछे चल रहा हो। सूखे पत्तों की चरमराहट और किसी भारी चीज को घसीटने की आवाजें आ रही थीं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई अभी भी कचरा साफ करने में लगा हुआ होगा, लेकिन फिर अचानक उस आवाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उठी और डरते डरते खिड़की के पास गई। बाहर झांक कर देखा तो टेंट्स के बीच एक खंबे पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी चारों ओर फैली थी, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहां घुप अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मेरे कंधे पर अचानक किसी का हाथ पड़ा। मैं एकदम से पीछे मुड़ी तो देखा मेरी सहेली नैना खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी और उसने मुझसे पूछा, रचना क्या हुआ? तू खिड़की से बाहर क्या देख रही है? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना ने अपनी नींद भरी आवाज में कहा, सुन, मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है, प्लीज मेरे साथ टॉयलेट चलना। हमारे कैंप से थोड़ी दूर पर एक अस्थायी टॉयलेट बनाया गया था, कुछ बोरे और तिरपाल की मदद से। वहां जाने के लिए हमें टेंट्स के पीछे से होकर गुजरना पड़ता था और वह रास्ता बहुत ही डरावना था, खासकर रात के अंधेरे में। मुझे भी बाथरूम जाना था तो मैं नैना के साथ चल दी। रास्ते में हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम दोनों तेजी से चलकर उस टॉयलेट तक पहुंचे। पहले मैं अंदर गई और जल्दी से बाहर आ गई। नैना अंदर चली गई और मैं बाहर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन नैना बाहर नहीं आई। मैं थोड़ा घबरा गई और उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक मेरी पीठ पर फिर वही आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो नैना मेरे पीछे खड़ी थी और वह चुपचाप बोली, चल वापस चलते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और हम दोनों चुपचाप वापस अपने टेंट में चले आए। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए, लेकिन मेरी नींद जैसे गायब हो गई थी। मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर नैना ने इतनी देर क्यों लगाई और उसने टॉयलेट में जाते वक्त कुछ अजीब महसूस किया क्या? तभी कुछ देर बाद अचानक कैंप के अंदर किसी लड़की की जोरदार चीख गूंजी। मैं और टेंट की बाकी लड़कियां भी हड़बड़ाकर उठ गईं। बाहर से भी कई लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी टेंट से बाहर निकल आए थे।
हमारे स्कूल के स्टाफ के कुछ लोग दौड़ते हुए उस चीख की दिशा में गए। वह चीख उसी टॉयलेट के पास से आई थी जहां कुछ देर पहले मैं और नैना गए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग एक बेहोश लड़की को लेकर आए। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वह लड़की नैना थी। मैं सकते में आ गई। आखिर यह कैसे हो सकता है? नैना तो मेरे साथ टेंट में आई थी, फिर वह वहां कैसे? स्टाफ ने जल्दी से नैना के चेहरे पर पानी छिड़का और जैसे ही उसे होश आया उन्होंने उससे पूछा, तू टॉयलेट में अकेले क्यों गई? किसी को साथ लेकर क्यों नहीं गई? नैना ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और रोते हुए बोली, मैं रचना को अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन वह मुझे वहीं छोड़कर वापस चली आई। सभी लोग अब मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने तुरंत सफाई दी। मैं तो नैना के साथ वापस आई थी। हम दोनों एक साथ ही टेंट में लौटे थे, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं झूठ बोल रही हूं। फिर स्टाफ ने नैना से पूछा, तू चीखी क्यों थी? नैना ने कांपती हुई आवाज में बताया, मैंने एक अजीब से आदमी को देखा था। वह किसी भारी चीज को घसीट रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ दौड़ा और तब मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। इस पर स्टाफ ने तुरंत टॉर्च लेकर कैंप के आसपास के इलाके की तलाशी ली। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पागल आदमी मिला जो कचरे से भरा हुआ एक बड़ा बैग घसीट रहा था। शायद वह पागल हमेशा उस इलाके में कचरे में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था और उस दिन हमारे द्वारा साफ किए गए कचरे को कहीं और ले जा रहा था। उसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने टेंट्स में लौट आईं। नैना भी मेरे पास आकर लेट गई। मैंने उससे पूछा, जब तुझे फिर से टॉयलेट जाना था तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? नैना ने चौंकते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ एक बार ही टॉयलेट गई थी और तू डरपोक मुझे छोड़कर वापस चली आई थी। मैं सकते में आ गई। आखिर मेरे साथ उस रात टेंट तक कौन वापस आया था? इस बात का जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। क्या वह सिर्फ मेरा वहम था या फिर कोई अनजान छाया मेरे साथ थी? रचना और नैना की वह डरावनी रात। रचना, तू मुझे छोड़कर वापस टेंट में क्यों आ गई साली? मुझे अकेले वहां छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे डर लग रहा था तो बता देती। नैना की आवाज में गुस्सा साफ था, लेकिन उसकी आंखों में डर का अक्स भी दिख रहा था। मैंने धीरे से जवाब दिया, नैना, मैं सच कह रही हूं। मैं तुझे छोड़कर नहीं आई। हम दोनों साथ में टॉयलेट गए और फिर एक साथ ही वापस टेंट में आए थे। तूने यह सब कैसे कह दिया? हम दोनों की बातों के बीच बाकी लड़कियां भी चौकन्नी हो चुकी थीं। वे सभी हमें इस तरह देख रही थीं जैसे कुछ बहुत गहरे रहस्य का पर्दाफाश होने वाला हो। नैना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों में अचानक से कुछ बदल गया, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि कुछ और चल रहा है। उस रात हम दोनों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। हम अंधेरे टेंट में लेटे हुए लगातार उस अजीब सी घटना के बारे में सोचते रहे। आखिर वह कौन था जिसने मुझे नैना की जगह टेंट तक छोड़ा था? और अगर मैं सच कह रही थी तो नैना के साथ क्या हुआ था? अगले दिन हम बाकी काम खत्म करके कैंप से वापस लौटे, लेकिन इस घटना ने हम दोनों की जिंदगी में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। नाइट कैंपिंग की वह डरावनी रात। अब मैं आपको दूसरी घटना बताती हूं, जो तब की है जब मैं हाई स्कूल में था। मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा बैकयार्ड था और वह एक घने जंगल से जुड़ा हुआ था। बचपन में मैं और मेरे दोस्त वहां खूब खेलते थे। वह जंगल बहुत घना था और वहां जाने का रोमांच अलग ही होता था। हम अक्सर वहां लुका छिपी जैसे खेल खेला करते थे। जंगल का सन्नाटा और अकेलापन हमारे खेलों को और ज्यादा रोमांचक बना देता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उस जंगल में जाने का आकर्षण कम होता गया। फिर एक दिन मेरे दोस्त टाइलर के दिमाग में अचानक से एक नया विचार आया। हम दोनों एक शाम सोफे पर बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी टाइलर ने उत्साह से कहा, रचना, क्यों ना आज रात हम जंगल में नाइट कैंपिंग करें? सोच कितना मजा आएगा। मेरा दिल तो पहले ही मना कर रहा था, लेकिन टाइलर का जोश देखकर मैंने हामी भर दी। हालांकि मैंने शुरुआत में कहा कि हम बस थोड़ी देर के लिए जंगल में सैर करके वापस आ जाएंगे,
लेकिन टाइलर मेरे जवाब से निराश हो गया। उसके चेहरे पर वह मायूसी देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने भी आखिरकार नाइट कैंपिंग के लिए हाँ कह दिया। हमारे पास कोई अनुभव नहीं था और हमें जंगल में नाइट कैंपिंग करने की कोई खास जानकारी भी नहीं थी। टाइलर के पापा के पास एक पुराना टेंट और कुछ कैंपिंग का सामान था, जिसे हम दोनों लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी और जब हम जंगल के भीतर पहुंचे तो वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। टाइलर ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी बैटरी कमजोर थी और रोशनी बस कुछ कदम दूर तक ही पहुंच पा रही थी। हम दोनों आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जंगल की भयावहता। शुरुआती कुछ मिनट हम दोनों बस इस बारे में बातें करते रहे कि कैसे यह एक शानदार अनुभव होने वाला है, लेकिन जल्द ही रोमांच की जगह डर ने ले ली। जंगल में हर तरफ घना अंधेरा था और वह टॉर्च की हल्की रोशनी भी डर को और बढ़ा रही थी। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे जंगल में कोई और भी हमारी मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। 15 मिनट बाद हम दोनों चुप हो गए। एक अनजानी सी बेचैनी हमें घेर रही थी, लेकिन हम दोनों इस बारे में एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। बीच बीच में हमें ऐसा लगता था कि कोई हमारे पास से गुजर रहा हो, लेकिन जब भी हम टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डालते, वहां कुछ भी नहीं दिखता। यह एहसास हमें अंदर तक हिला देता था, मगर हम दोनों डर को छुपाकर एक दूसरे के सामने शांत बने रहने की कोशिश कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक हम जंगल के अंदर चलते रहे। आखिरकार हमें एक साफ जगह मिली जहां हम टेंट लगा सकते थे। उस जगह के चारों ओर घने पेड़ थे और झाड़ियां थीं। टाइलर ने पेड़ के तने से टॉर्च बांध दी ताकि उसकी रोशनी हमारे कैंप सेटअप में मदद कर सके। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। टाइलर ने कहा था कि टेंट लगाना बहुत आसान होगा, लेकिन हम पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहे थे और वह बार बार गिर जा रहा था। और जैसे ही हम टेंट लगाने में व्यस्त होते, हमें अचानक से पास के झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती। हम दोनों डर के मारे तुरंत टॉर्च लेकर उस दिशा में देखते, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। डर अब हमारे सिर पर हावी हो चुका था। हम दोनों अपने दिमाग में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, क्या सच में यहाँ कुछ है या फिर ये बस हमारे डर का वहम है। जब भी हमें कोई आवाज सुनाई देती, हमारी दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद आखिरकार हमने टेंट लगाया, लेकिन अब तक हमारी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अचानक हमें टॉर्च की बैटरी लो होने की चेतावनी भी मिली। उसकी रोशनी अब और भी कमजोर हो चुकी थी। वह अजीब आदमी। हमने टेंट के अंदर घुसकर सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। हम दोनों जैसे ठिठक गए। ये आवाज पहले की आवाजों से अलग थी। ये किसी इंसान या किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज थी। टाइलर ने धीरे से कहा, रचना, क्या तूने भी सुनी? मैंने डरते हुए हामी भरी। हम दोनों ने डरते डरते टॉर्च की रोशनी बाहर डाली और वहां टॉर्च की धुंधली रोशनी में हमें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। कोई आदमी जिसकी शक्ल विकृत थी, वह कुछ भारी चीज घसीट रहा था। मैं चीखने ही वाली थी कि टाइलर ने मुझे मुंह पर हाथ रखकर चुप करा दिया। भयानक जंगल में होने वाली इस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मैं अपनी सामान्य दिनचर्या से ऊबकर कुछ नई जगह की तलाश में निकल पड़ा था। कैंपिंग का मेरा सारा सामान हमेशा की तरह तैयार था, बस खाने पीने का बंदोबस्त करना बाकी था। मुझे जंगल की एक नई और अनछुई जगह तक पहुंचने के लिए पहले 2 घंटे की लंबी ड्राइव करनी पड़ी। फिर वहां से कुछ किलोमीटर का पैदल सफर था। जंगल का रास्ता पत्थरीला और दुर्गम था, लेकिन मुझे इन चुनौतियों में हमेशा आनंद आता था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए एक पत्थर से दूसरे पर कदम रखता सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जंगल का सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर दूर से सुनाई देती पानी की हल्की हल्की आवाज मन को शांति दे रही थी। जैसे ही मैं पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचा, मेरी नजर वहां लगे एक पुराने और बुरी तरह फटे हुए टेंट पर पड़ी। दूर से देखकर ऐसा लगा कि यह टेंट यहां लंबे समय से पड़ा हुआ है, लेकिन पास जाकर यह स्पष्ट हुआ कि वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे।
यह सोचकर कि शायद टेंट खराब मौसम के कारण इस हालत में पहुंच गया हो, मैंने अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस टेंट ही था जो अब किसी काम का नहीं था। मैंने उस जगह को छोड़कर थोड़ी और ऊंचाई पर एक साफ सुथरी जगह ढूंढने का निश्चय किया, लेकिन टेंट और बिखरे पड़े कैंपिंग के सामान के बारे में सोचते हुए मेरा मन अब असहज हो रहा था। आखिर कौन इस तरह सारा सामान जंगल में छोड़कर जा सकता है? क्या कोई आपातकाल था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर मैंने खुद को समझाया कि कुछ भी हो, मुझे अब कैंप करना है। अंधेरा घिर चुका था और मैंने अपने टेंट को रास्ते से दूर सुरक्षित जगह पर लगाया। रात के खाने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर मन में डर की एक अजीब सी छाया थी। फटा हुआ टेंट, बिखरा हुआ सामान और अजीब सी खामोशी, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुली। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। मैंने घड़ी में देखा, 5 बजे थे। मैंने टेंट की जिप खोली और बाहर निकलते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरी छठी इंद्रिय ने चेताया कि मेरे पीछे कोई है। मैं तुरंत पलटा और देखा कि मेरे टेंट के पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी लंबा और दुबला था। उसकी आंखें गड्ढों में ढसी हुई थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं बचा हो। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और पूरे शरीर पर मैल की परत चढ़ी थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह महीनों से जंगल में भटक रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं और वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। उसकी सांसों में सड़न की बू और मुंह से टपकती लार ने मेरी रूह को कंपा दिया। उसकी स्थिरता और उसकी आंखों की गहराई से एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। वो आदमी बिना हिले डुले खड़ा था और फिर अचानक वह कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज धीमी और इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसके शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नहीं सुनाई दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा है। मैंने धीमे से अपना सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन तभी वह आदमी तेजी से मेरी ओर लपका। उसके अचानक किए गए इस हमले से मैं घबरा गया और पीछे हटते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और डर से मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने बार बार कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वो आदमी मेरे ऊपर झुककर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें अब और भी भयानक हो गईं। फिर उसने अपने गंदे होठों से चिपचिपी लार मेरे ऊपर गिराते हुए कहा, जाओ यहां से अभी। उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी और वो लहजा ऐसा था कि मानो उसने मुझे चेतावनी दी हो। मेरा शरीर अब पूरी तरह से डर के मारे सुन्न हो चुका था। मैं तुरंत उठा और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ा हुआ। उस जंगल की वो रात और वो आदमी, ये कभी न भूलने वाला अनुभव बन चुका था। वो रात मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रातों में से एक थी। मैं हाई स्कूल में थी और स्काउट गाइड का हिस्सा थी। एक दिन हमारे स्कूल ने एक खास ट्रिप का आयोजन किया, जहां हमें जंगल में जाकर कचरा साफ करना था। हमें बताया गया था कि 2 दिन का ये ट्रिप पिकनिक के साथ साथ एक तरह की समाज सेवा भी होगी। हमारे साथ करीब 30 और लड़कियां थीं और यह जंगल का इलाका कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन चुका था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हम सभी लड़कियों को एक एक करके प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन को कचरे से अलग करना शुरू करना पड़ा। यह काम बेहद थकाने वाला था और दिन ढलने तक हम सब पूरी तरह से चूर हो चुकी थीं। जब हमें काम से छुट्टी मिली तब तक अंधेरा छा चुका था। वहां से कुछ दूरी पर कैंप साइट तैयार की गई थी, जहां हमारे ठहरने के लिए 10 टेंट्स लगे हुए थे। हर टेंट में 3-4 लड़कियां थीं और हम सभी ने वहां एक साथ खाना खाया। थकान के कारण हम सब जल्द ही गहरी नींद में सो गई। रात के करीब 12 बजे मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं गहरी नींद में थी, लेकिन आवाज इतनी अनजान और डरावनी थी कि मैं जाग गई। ऐसा लगा मानो कोई हमारे टेंट के पीछे सूखे पत्तों पर चल रहा हो। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जा रहा हो। पहले तो मैंने इसे अनसुना करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद कोई अब भी कचरा साफ करने में जुटा हो, मगर फिर आवाज और भी साफ हो गई, किसी चीज के घिसटने और पत्तों के चरमराने की।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने धीरे से टेंट की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर देखा तो कैंप के बीचों बीच लगे खंबे पर एक बल्ब जल रहा था जिससे हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन हमारे टेंट के पीछे घुप अंधेरा था और वहीं से वो आवाज आ रही थी। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ भी देख पाने में नाकाम थीं, मगर दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैं एकदम डर गई और झट से पलट कर देखा। वो मेरी सहेली नैना थी जो अपनी आंखें मलते हुए मेरे पास खड़ी थी। नैना ने मुझसे पूछा, रचना, तू खिड़की से बाहर क्या देख रही है? मैंने उसे टालते हुए कहा, कुछ नहीं, सो जा। लेकिन उसने धीरे से कहा, रचना, मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है, प्लीज मेरे साथ चल दे यार। जंगल में तो पक्का टॉयलेट था नहीं, मगर कैंप से थोड़ी दूरी पर बोरे और तिरपाल से बने एक अस्थायी टॉयलेट का इंतजाम किया गया था। वहां जाने के लिए हमें टेंट्स के पीछे से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक उसी दिशा में जहां से वो अजीब आवाज आ रही थी। मुझे भी बाथरूम जाना था तो मैं भी उसके साथ चल पड़ी। हमने टॉर्च ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। 3 मिनट लगे हमें उस टॉयलेट तक पहुंचने में। वहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और हर पेड़ पौधे की छाया अजीब शक्लों में बदल रही थी। जैसे ही हम टॉयलेट के करीब पहुंचे, मैंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। पहले नैना अंदर गई और मैं बाहर उसका इंतजार करने लगी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, बस हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे टॉर्च की रोशनी में टेंट्स की ओर से भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी। अचानक मुझे फिर से वही घसीटने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज ज्यादा साफ और नजदीक थी, जैसे कोई चीज हमारे पास ही खिसक रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास से हल्की सी हवा को छुआ हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एकदम से पीछे मुड़ी। पीछे अंधेरे में कुछ हलचल हुई थी। मैं डर के मारे वहीं जम गई और तभी नैना टॉयलेट से बाहर आई। क्या हुआ रचना, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? उसने पूछा। मैंने उसकी ओर बिना कुछ कहे इशारा किया। चल यहां से, जल्दी। नैना ने मेरी घबराहट को भांपते हुए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और हम दोनों तेज कदमों से टेंट्स की ओर वापस लौटने लगी। रास्ते भर मेरा दिल बैठा जा रहा था और वो अजीब आवाज जैसे हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों टेंट्स के पास पहुंची और बिना कुछ बोले अपने टेंट में जाकर चुपचाप लेट गईं। उस रात मैं पूरी तरह से जागती रही, आंखें बंद करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं और नैना स्कूल की ट्रिप पर थे। ये एक जंगल में आयोजित एक कैंपिंग ट्रिप थी, जहां हम और कई अन्य लड़कियां साथ में कुछ स्कूल स्टाफ के साथ टेंट में ठहरे हुए थे। रात के करीब 11 बजे नैना ने मुझसे कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। कैंप के पास ही टॉयलेट ब्लॉक था, तो मैंने भी सोचा कि उसके साथ चल पड़ती हूँ। हम दोनों टॉयलेट तक गए। नैना अंदर चली गई और मैं बाहर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर हो गई थी और नैना बाहर नहीं आई, तो मैंने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी, मगर मैंने खुद को समझाया कि शायद उसे समय लग रहा है। अचानक नैना मेरे पीछे से आकर बोली, चलो। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। हम वापस अपने टेंट में आ गए और लेट गए। मैंने अभी अभी सोना शुरू ही किया था कि तभी कैंप के दूसरी तरफ से किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। मेरे साथ टेंट में सो रही सभी लड़कियां भी उस चीख से जाग गईं। हम सब चौंक कर उठ खड़ी हुईं। बाहर से भी लड़कियों की आवाजें सुनाई देने लगीं और धीरे धीरे सभी अपने अपने टेंट से बाहर निकल आईं। स्कूल स्टाफ के कुछ लोग टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से चीख आई थी, वही टॉयलेट ब्लॉक। कुछ ही मिनटों में स्टाफ वापस आया। उनके साथ एक बेहोश लड़की थी। मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि वो नैना थी। यह कैसे हो सकता था? नैना तो मेरे साथ ही अभी टेंट में आई थी, फिर वो वहां कैसे? मैंने देखा कि नैना की हालत खराब थी। स्टाफ ने उसे पानी छिड़क कर होश में लाया और उससे पूछा, तू अकेली टॉयलेट क्यों गई थी?
किसी को साथ क्यों नहीं लिया? नैना ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, मैं रचना को अपने साथ ले गई थी, लेकिन ये मुझे छोड़कर चली आई। सभी लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने घबराकर सफाई दी। मैं तो नैना के साथ ही वापस आई थी। हम दोनों साथ में ही टेंट में सोने गए थे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर नैना से पूछा गया कि उसने चीख क्यों मारी थी। नैना ने कांपते हुए बताया, मैंने एक अजीब से आदमी को देखा था। वो किसी चीज को घसीट रहा था। मुझे देखकर उसने मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और मैं डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश हो गई। स्टाफ ने तुरंत इलाके की छानबीन शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पागल आदमी मिला जो कचरे से भरा एक बड़ा बैग खींच रहा था। शायद वो हमेशा उस इलाके में कचरे में कुछ ढूंढता रहता था। उस रात हमने कचरा साफ किया था, तो वो आदमी शायद उस कचरे को ही खींचकर कहीं ले जा रहा था। मामला साफ होने के बाद सभी लड़कियां अपने टेंट में लौट गईं, लेकिन मेरे और नैना के बीच एक अनकहा डर था। मैंने नैना से पूछा, जब तुझे दोबारा टॉयलेट जाना था तो तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? नैना ने गुस्से से जवाब दिया, मैं एक ही बार टॉयलेट गई थी और तू वापस चली आई, डरपोक। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, नैना, मैं तेरे साथ ही वापस आई थी। हम दोनों साथ टेंट में सोने आए थे। उसके बाद ही मैंने तेरी चीख सुनी। नैना चुप हो गई। उसे समझ में आ गया कि जो मैंने कहा वो सच था। नैना को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा कि कुछ असामान्य जरूर था। उसे यह एहसास हुआ कि शायद हम किसी अजीब सी घटना के गवाह थे। और सच कहूं तो उस रात मैं भी पहली बार भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करने लगी थी। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन हम सभी ने अपना कैंपिंग का बाकी काम निपटाया और उस जंगल से वापस अपने घर आ गए। लेकिन आज तक जब भी मैं और नैना उस रात की घटना को याद करते हैं तो हमारे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, सूरज ढल चुका था और शाम का अंधेरा चारों ओर छाने लगा था। जंगल के अंदर बाहर की तुलना में अधिक अंधेरा था। टाइलर ने जो फ्लैशलाइट लाया था उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ ही कदम दूर तक पहुंच रही थी, क्योंकि उसकी बैटरी लो थी। हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं था, बस रास्ता दिखना ही काफी था। शुरुआत के 15 मिनटों में हम बात कर रहे थे कि कितना रोमांचक होगा जंगल में कैंपिंग करना, लेकिन उस घने अंधेरे में हमें टॉर्च की फीकी रोशनी में डर लगने लगा। हमें नहीं पता था कि उस अंधेरे में क्या छिपा हुआ था। धीरे धीरे हम चुप हो गए और बिना किसी बात के अपने रास्ते चलते रहे। काफी देर तक चलने के बाद हम एक साफ जगह पर पहुंचे जहां हम अपना कैंप सेटअप कर सकते थे। उस जगह के चारों ओर पेड़ और झाड़ियां थीं। टाइलर ने टॉर्च को एक पेड़ के तने पर इस तरह बांधा कि उसकी रोशनी हमारे कैंप के स्थान पर पड़े। इसके बाद हमने टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू की। टाइलर ने कहा था कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद हमें पता चला कि टेंट लगाना इतना आसान नहीं था। हर बार जब हम टेंट लगाने की कोशिश करते, हमें अपने आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देती। जब भी हमें कोई आवाज आती, हम तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डालते, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमारी स्थिति और खराब हो गई थी। हमें डर लग रहा था, लेकिन हम एक दूसरे से अपने डर की चर्चा नहीं कर रहे थे। आखिरकार थकावट के बाद हमने टेंट को खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही हम टेंट के अंदर गए और आराम से लेट गए, हमें जंगल की खामोशी सुनाई दी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी अचानक पक्षियों और जानवरों की अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। अब तक की थकान के बाद हम टेंट के अंदर लेटे हुए थे, लेकिन तभी हमें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह किसी के कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे टेंट के करीब आ रहा है। कुछ समय बाद वह आवाजें दूर चली गईं, लेकिन 1 मिनट के बाद टाइलर और मैंने सोचा कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। हमने सोचा कि जो भी था वह अब काफी दूर जा चुका होगा। टेंट के बाहर बैठकर हमें यह डर था कि अंदर बैठकर हम कहीं से भी अटैक के शिकार हो सकते थे, लेकिन बाहर बैठकर कम से कम हम देख सकते थे कि क्या हो रहा है।
कुछ ही देर बाद हमें फिर से वही आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाजें हमसे थोड़ी दूर थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आवाज हमारे करीब आती जा रही थी। हमें चिंता होने लगी कि अब वो हमारे ऊपर कूदने वाला है। टाइलर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से कदमों की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी के कारण हमें उम्मीद थी कि हम किसी आदमी को देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान दिया, वो आवाजें अचानक बंद हो गईं। हमें यह यकीन था कि अंधेरे में कोई खड़ा है, क्योंकि हम उनकी भारी सांसों की आवाज सुन सकते थे। टाइलर और मैं फटे हुए दिल के साथ उस दिशा में देख रहे थे जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी केवल कुछ दूरी तक पहुंच रही थी, उसके बाद गहरा अंधेरा था। हम दोनों को यह एहसास था कि वहां कोई खड़ा होकर हमें घूर रहा है। इस स्थिति ने हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। हमारे सामने अंधेरे में कोई था और हम उसकी आंखों में देख रहे थे जो हमें घूर रहा था। यह डरावना अनुभव 1 मिनट तक चलता रहा और हम दोनों उस अंधेरे में छिपे अज्ञात व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहे थे। यह डर और अनिश्चितता हमें अंदर से कमजोर कर रही थी और हम सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अचानक एक और आवाज सुनाई दी जिसने हमें चौंका दिया। ये कहीं ना कहीं गहरी और डरावनी थी, जो उस घने जंगल की सन्नाटे को तोड़ने में सक्षम थी। हम दोनों उस आवाज की ओर देखने लगे, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई नहीं दिया। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दोनों एक ही स्थिति में हैं। जंगल का वह अंधेरा, वो डरावनी आवाजें और हमारी धड़कनें हमें लगातार जकड़े हुए थीं। अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या हम इस जंगल में सुरक्षित हैं या हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। जैसे ही उस आवाज का एहसास हमें हुआ, उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगा। हम उसकी कदमों की आवाज को सुन सकते थे, जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। 1 मिनट बाद वह आवाज बिल्कुल बंद हो गई और जंगल में वही गहरा सन्नाटा फिर से छा गया। इस खामोशी ने हमें यह समझा दिया कि उस जंगल में और रुकना अब सुरक्षित नहीं है। हमने तेजी से अपने टेंट को उतारा और सारा सामान बैग में पैक कर लिया। बेतहाशा दौड़ते हुए हम किसी तरह उस सड़क तक पहुंचे जहां स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। उन रोशनी में पहुंचकर हमें अब चैन की सांस मिली। भागते भागते आखिरकार मैं और टाइलर मेरे घर पहुंचे। उस रात हमने मेरे कमरे में बिताई और पूरी रात उस डरावने अनुभव के बारे में चर्चा की। उस दिन के बाद टाइलर और मैंने कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा। मैं आज भी उस जंगल से बहुत दूर रहता हूं। 2 दिन बाद हमें अखबारों में एक खबर मिली। उसी जंगल में ठीक उसी जगह पर एक लड़की की कटी फटी लाश मिली थी। उस लड़की का 1 हफ्ता पहले अपहरण हुआ था और फिरौती की रकम न मिलने पर उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे मार दिया था। शायद उस रात जो कदमों की आवाज हमने सुनी थी, वो उन्हीं किडनैपर्स की थी। हो सकता है कि वो हमारे पास लौटकर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमने उन्हें लाश ठिकाने लगाते हुए कहीं देख तो नहीं लिया था। जब उन्होंने हमें डरावनी स्थिति में देखा तो वे वहां से चले गए। यह सोचकर मेरी रूह आज भी कांप जाती है कि अगर वे टॉर्च की रोशनी में आ जाते और हम उनकी शक्ल देख लेते तो शायद हम दोनों आज जिंदा न होते। मेरे नाम समर है। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं और जो थोड़े दोस्त हैं उन्हें कैंपिंग और ट्रैकिंग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं अकेला ही ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए निकल जाता हूँ। अब तो मैंने यह कम कर दिया है, लेकिन एक वक्त था जब मैं साल में 4 या 5 बार अकेले कैंपिंग पर निकल जाता था। मेरे कुछ फेवरेट स्पॉट्स थे जहां मैं नियमित रूप से कैंपिंग किया करता था। कभी कभी मैं नई जगहें भी ढूंढ लेता और पसंद आने पर उन्हें अपने फेवरेट स्पॉट्स की लिस्ट में शामिल कर लेता। जिस भयानक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह ऐसे ही एक नए जंगल में कैंपिंग ट्रिप के दौरान घटी थी। एक दिन मैं घर से एक नई जगह की तलाश में निकला। मेरा सारा कैंपिंग सामान हमेशा तैयार रहता था, बस खाने पीने के लिए मुझे थोड़ा बंदोबस्त करना पड़ता था। उस नई जगह तक पहुंचने के लिए पहले मुझे 2 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी, फिर कुछ किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ा। जब मैं अपनी कार में घर से निकला तो मैं बहुत उत्साहित था।
जंगल में पहुंचकर मैंने सड़क किनारे अपनी कार पार्क की और अपना बैग पीठ पर टांग कर जंगल के अंदर चल पड़ा। वह रास्ता खराब पथरीला था और पहाड़ की चोटी की तरफ जाता था। जैसे ही मैंने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की, जंगल घना और शांत होता गया। मुझे उस जंगल में ट्रैक करने में काफी आनंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ की ठंडक और प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे अपनी ओर खींचा। कुछ समय बाद मुझे पानी के छोटे छोटे पोखर भी दिखाई दिए। जब मुझे प्यास लगी तो मैंने वहीं से अपनी बोतल में पानी भरकर पी लिया। मैं धीरे धीरे पहाड़ के टॉप की ओर बढ़ रहा था और वहां कैंप करने का निश्चय किया। जैसे ही मैं पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाला था, मुझे वहां पहले से एक टेंट लगा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह टेंट बेहद बुरी हालत में था, अस्त व्यस्त और कहीं कहीं से फटा हुआ था। टेंट के पास पहुंचकर मैंने ध्यान से देखा कि उसके अंदर कोई है या नहीं। मुझे वहां कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि किसी ने इरादतन उस टेंट को या उसके अंदर रहने वाले को नुकसान पहुंचाया हो। मैंने सोचा कि शायद खराब मौसम की वजह से उस टेंट का यह हाल हुआ होगा। फिर भी वह टेंट एकदम सीधा खड़ा था। आंधी तूफान ने तो उस टेंट के कपड़े को झंझोट दिया था, लेकिन उसकी जड़ें नहीं उखाड़ी थीं। मैंने उस टेंट के बाहर और अंदर अच्छे से देखा। शायद मुझे वहां कुछ उपयोगी सामान मिल जाए, लेकिन मुझे केवल वही फटा हुआ टेंट मिला जो मेरे किसी काम का नहीं था। अब मैं वापस अपने रास्ते पर आया। मुझे और ऊपर जाना था, क्योंकि उस टेंट के करीब कैंप करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जैसे ही मैं ऊपर की ओर चला, मुझे वहां कुछ और सामान भी गिरे हुए मिले। वह सभी सामान कैंपिंग और हाइकिंग से संबंधित थे। उन चीजों को देखकर मुझे थोड़ी असहजता होने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह सारा सामान एक ही व्यक्ति का है। मैंने सोचा, आखिर वह बंदा इस तरह सारा सामान छोड़कर कहां चला गया होगा। अब मेरे मन में सवाल उभरने लगे थे कि क्या उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर वह डर कर भाग गया। मेरे मन में अनगिनत विचार आ रहे थे। जंगल की यह शांति अचानक से मुझे असहज महसूस करवा रही थी। मुझे यह सोचकर डर लग रहा था कि कहीं वह व्यक्ति कहीं आसपास तो नहीं है। मैंने अपने कदम तेजी से बढ़ाए, क्योंकि मुझे उस स्थान से जल्दी निकलना था। जंगल के इस घनेपन और असहजता ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मुझे उस टेंट के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए थी या उस सामान को सुरक्षित करना चाहिए था। लेकिन तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से उस जगह से निकल जाना। जैसे ही मैंने उस साफ सुथरी जगह को देखा, मैंने सोच लिया कि यहीं पर अपना टेंट लगाना सही रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से मैंने रास्ते से दूर कैंप करने का निर्णय लिया। टेंट लगाते लगाते अंधेरा घेरने लगा और मैंने घर से लाए डिब्बा बंद खाने से डिनर किया। जैसे जैसे रात गहराई, जंगल की खामोशी ने एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। मैंने अपने टेंट के अंदर एक रिचार्जेबल बल्ब लटकाया था, लेकिन जंगल में देखे जाने के लिए कुछ नहीं था। अंधेरे में सोने की कोशिश करते हुए मेरे मन में वही फटेहाल टेंट और रास्ते में बिखरे कैंपिंग सामान के ख्याल घूमते रहे। डर और आशंका के बीच कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह पक्षियों की चहचहाहट ने मेरी नींद तोड़ी। घड़ी में देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन सूरज अभी भी पूरी तरह नहीं निकला था। मैंने अपने टेंट की जिप खोली और बाहर कदम रखा। बाहर निकलते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे सचेत किया कि मेरे पीछे कोई है। मैंने तुरंत पलटकर देखा। मेरे टेंट के पीछे बिल्कुल करीब एक आदमी खड़ा था। उसकी लंबाई, दुबलेपन और चेहरे की हड्डियों की स्पष्टता देखकर मुझे एक ठंडी सांस आई। उसकी आंखें भीतर धंस चुकी थीं और कपड़े गंदे फटे हुए थे। उस पर काला भूरा मैल जमा था और उसकी सड़ने की गंध ने मुझे और भी घबराहट में डाल दिया। वह स्थिर खड़ा था, मुंह खोले अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। उसके गंदे मुंह से लार टपक रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं भी चुपचाप खड़ा उसे घूरता रहा। डर के मारे मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वह आदमी धीमे से कुछ बोला, लेकिन उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने अनुमान लगाया कि वह मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा था।
दिल की धड़कनें तेज होते हुए मैंने अपना सामान पैक करने की कोशिश की। तभी वह तेजी से मेरी ओर लपका। डर के मारे मैं पीछे हट गया और लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। मैं बस एक ही बात दोहराने लगा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वह वहशी आदमी मेरे ऊपर आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपने चिपचिपे थूक को मुझ पर गिराते हुए कहा, जाओ यहां से अभी। उसकी आवाज में एक खौफनाक गरज थी। मैंने तुरंत खड़ा होकर भागने का फैसला किया। मैंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और भागते हुए पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगा। थोड़ी दूरी पर भागने के बाद मैंने पलट कर देखा। वह आदमी अब मेरे सामान के साथ किसी जानवर की तरह पेश आ रहा था। उसने मेरा सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। अब मुझे अपने सामान की चिंता छोड़कर फिर से पहाड़ की ओर भागना पड़ा। जंगल में भागते हुए मैंने उसी फटे हुए टेंट और उसके बिखरे हुए सामान को देखा। अब मुझे समझ में आ गया था कि उस टेंट का ऐसा हाल कैसे हुआ। भागते भागते मैं जंगल से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा। उस दिन मैंने एक अच्छा काम किया था। मैंने अपना फोन और कार की चाबी अपने जेब में रखी थी। मैं फटाफट अपनी कार में बैठा और उसे शहर की ओर तेजी से भगाने लगा। कुछ समय बाद जब मेरे फोन में नेटवर्क आने लगा, मैंने पुलिस को कॉल किया और उस खौफनाक घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुझे बताया कि बिल्कुल ऐसी ही एक घटना पहले भी घट चुकी है। जिस आदमी के बारे में मैंने बताया वह वही था जिसका टेंट और कैंपिंग सामान बिखरा पड़ा मिला था। पुलिस ने मुझे बताया कि 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उस इलाके का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें वहां उस वहशी आदमी के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि पुलिस को मेरा सामान जरूर मिल गया था। उन्होंने बताया कि मेरे टेंट को उस आदमी ने फाड़ दिया था और सामान को इधर उधर फेंक दिया था। अजीब बात यह थी कि उसने सामान में से कुछ नहीं लिया। शायद वह सिर्फ यह चाहता था कि उसके इलाके में कोई ना आए। उस दिन के बाद मैंने कभी नई जगह में कैंपिंग नहीं की और न ही अकेले जाने का साहस किया। मैंने कुछ दोस्तों को बनाया जो कैंपिंग और ट्रैकिंग का शौक रखते थे और अब जब भी मैं कैंपिंग करता हूं तो उन्हीं के साथ जाता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिए। इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।